डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी राज्य क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने कि यूरोपीय समाज को, यूरोपीय राजनीति को और यूरोपीय व्यवस्था को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया था। आप जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप में फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश है। मध्यकालीन यूरोप में फ्रांस में भी सामंतवादी व्यवस्था विद्यमान थी, जिसको हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। सामंतों के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में 1789 में या इससे पहले, जिसको हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था विद्यमान थी और इस सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर उसमें एक देश फ्रांस भी मौजूद था। सामंतवादी व्यवस्था के बाद यूरोप में शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ और सबसे पहले फ्रांस में हेनरी चतुर्थ ने 1589 से 1610 तक शासन किया। उसने बूरबा वंश की स्थापना की, जिसे बूरबन वंश के नाम से भी जाना जाता है। बूरबा वंश, इस साम्राज्य का संस्थापक था फ्रांस में हेनरी चतुर्थ 1589 से 1610 तक। इसके बाद 2 शताब्दियों तक फ्रांस में बूरबा वंश ने शासन किया और हेनरी चतुर्थ के पश्चात लुई 13वां, जिसने कि 1610 से 1643 तक शासन किया। उसके बाद लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। उसने 1643 से 1715 तक राज्य किया। उसका मानना था कि फ्यूडल सिस्टम या सामंतवादी व्यवस्था का सबसे उदाहरण, वो कहा करता था कि आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूं। और इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि फ्रांस की शासकीय व्यवस्था में निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था कितने गहरे तक विद्यमान थी। इसके बाद लुई 15वां आया और लुई 15वें ने 1715 से 1743 तक शासन किया और उसके बाद लुई 16वां आया, जिसने 1774 से 1793 तक फ्रांस में शासन किया, जो कि सर्वाधिक अयोग्य शासक के रूप में सिद्ध हुआ। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रांसीसी राज्य क्रांति। फ्रांसीसी राज्य क्रांति तत्कालीन समय में यूरोप के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने कि यूरोपीय राजनीति के क्रम को बदलकर रख दिया था। फ्रांसीसी राज्य क्रांति सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ, फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ एक ऐसा जन आक्रोश था जिसने निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था को ध्वस्त करके प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आह्वान किया था। अब सवाल उठता है कि फ्रांस में 1789 की राज्य क्रांति क्यों हुई। स्वाभाविक है, जब कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई सॉलिड या ठोस कारण विद्यमान होते हैं, जैसा कि फ्रांस में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला कारण था फ्रांसीसी राज्य क्रांति का राजनीतिक कारण या राजनीतिक कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली व्यवस्था थी कि फ्रांस में ओल्ड रिजिम यानी पुरातन शासन व्यवस्था विद्यमान थी। पुरातन शासन व्यवस्था से अभिप्राय है कि फ्रांस में तत्कालीन समय में राजा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वह अपना शासन सामंतों के द्वारा चलाता था। उन राजा के द्वारा कही गई बात कानून होती थी, किसी प्रकार का कोई संविधान नहीं था। राजा आई एम स्टेट ये कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं, जो राजा ने कह दिया वो कानून बन गया। इस प्रकार जनता की कोई आवाज नहीं थी। जनतांत्रिक व्यवस्था या जनतंत्र का कोई भी भाव मौजूद नहीं था, जिसके कारण कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का जनता में धीरे धीरे आक्रोश पनपता रहा। बोलने के लिए पुरातन व्यवस्था में व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई थी कि राजा के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। राजा के सुझाव के लिए स्टेट्स जनरल का एक
संगठन, एक संस्था बनाई गई थी जिसमें कि 2 सदनीय लोग होते थे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लोग राजा को सहायता देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन 1614 के पश्चात एक विदिन स्टेट्स जनरल का कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। स्टेट्स जनरल एक ऐसी संस्था थी जिसका काम राजकीय कार्यों में राजा को सहयोग देना था। तो हमने पहली बात डिस्कस किया आपसे, राजनीतिक कारण में पहला कारण बताया ओल्ड रिजिम या पुरातन शासन व्यवस्था। दूसरी चीज थी अपव्ययी अराजकता। फ्रांस में राजा के द्वारा अनावश्यक धन का अपव्यय किया जाता था और आर्थिक अराजकता जिसे कहते हैं इकोनॉमिक एनार्की वहां विद्यमान थी। इसके अलावा शक्तियों का अपव्यय किया गया, राजा के द्वारा शक्तियों का अपव्यय किया जाता था। राजा अपने सामंतों के आधार पर साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, उसको जेल में डालने के लिए स्वतंत्र था। उसके खिलाफ कोई अपील एवं दलील का अधिकार जनता को नहीं था। इसके अलावा चौथी चीज थी राजा के अधिकार। राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को दैवीय अधिकार मानता था, जिससे राजा के द्वारा कही गई कोई भी बात कानून मानी जाती थी और फ्रांस की जनता इस अधिकार से, दैवीय अधिकार से बहुत त्रस्त थे। इसके अतिरिक्त था राजा की विलासिता। विलासिता आप जानते हैं, विलासिता का मतलब होता है सरकारी धन का अनावश्यक रूप से अपव्यय करना, शान शौकत पे खर्च करना, राजमहलों पे खर्च करना, अनावश्यक रूप से नौकर चाकरों की फौज बढ़ाए रखना जिसका कि राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इसी प्रकार से फ्रांस के राजाओं ने, विशेष रूप से लुई 16वें के शासनकाल में बारसाई का एक महल बनाया गया था। उस महल में हजारों प्रकार के नौकर नौकरानी रखे गए थे। उन राजाओं ने अपने लिए आमोद प्रमोद के संसाधन वहां पर बनाए हुए थे, जिससे कि जनता की गाढ़ी कमाई इस अपव्यय में या राजा की विलासिता में जा रही थी। इससे जनता दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी और फ्रांस के लोग राजा की विलासिता से बहुत नाखुश थे। इसके अतिरिक्त राजा की अपव्ययता, जैसा कि मैंने बताया, जब विलासिता होगी तो अपव्ययता होगी। जहां पर पैसा खर्च नहीं करना है वहां पर राजा अपने अधिकारों, अपनी शान शौकत और अपनी भलाई के लिए या अपने हित के लिए पैसा खर्च करता था, लेकिन जनता के अधिकारों के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई थी। इसके अलावा अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था में दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी। किसी भी प्रकार के कानून नहीं थे, कहीं पर 200 प्रकार के कानून, कहीं पर 450 प्रकार के कानून। सामंतों, पादरियों के द्वारा शासकीय कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता था और वे इस प्रकार से शासन व्यवस्था पर पलीता लगा रहे थे कि राजा को उनके द्वारा किए गए कृत्यों को देखने की कोई फुर्सत नहीं थी और जिससे जनता आक्रोशित होती चली जा रही थी। इसके अलावा दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, मैंने जैसे आपको बताया था कि एंशिएंट रिजिम या ओल्ड रिजिम में, पुरातन शासन व्यवस्था में पादरियों और सामंतों के द्वारा राजा अपनी शासन प्रणाली को चलाता था। उसमें दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी जिसमें सामंत लोग अपनी मनमानी करते थे। राज्य में 400 प्रकार के कानून थे। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार था और ऐसे गिरफ्तारी पत्रों को लेटर डी कैचेड या मुद्रित अधिकार पत्रों के नाम से जाना जाता है। मुद्रित अधिकार पत्र का मतलब क्या होता है? मुद्रित अधिकार का मतलब प्रिंटेड पेपर एक ऐसा होता था राज्य की तरफ से, सामंतों और पादरियों के पास वो होते थे कि वे जिस व्यक्ति से खुश ना हो
या उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाकर उस प्रिंटेड पेपर को भर करके वह किसी भी व्यक्ति को जेल में डलवा सकने के अधिकारी थे। ऐसे कुशासन, ऐसे विपरीत नियमों के आधार पर फ्रांस की जनता का जनजीवन बहुत ही कष्टप्रद हो गया था, और जिसके कारण कि सामंतशाही चरम पराकाष्ठा पर थी। कानूनों में समरूपता नहीं थी, कहीं पर 400 प्रकार के कानून थे, कहीं पर 250 प्रकार के कानून थे। एक कानून, एक संविधान, एक जैसी व्यवस्था लागू न होने के कारण फ्रांस की जनता परेशान थी और वे निरंकुश बूरबन वंश के खिलाफ या बूरबा वंश के खिलाफ उनका जन आक्रोश या उनका असंतोष बढ़ता ही चला जा रहा था, और जिसका परिणाम हुआ 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति। तो पहला कारण हमने आपको डिस्कस किया, पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण, जिसमें आपको बताया गया कि पुरातन शासन व्यवस्था थी, अपव्ययी अराजकता थी, राजा के द्वारा, सामंतों के द्वारा शक्तियों का अपव्यय किया जाता था, राजा अपने को दैवीय अधिकारी मानता था, वर्साई के महल में हजारों नौकर चाकर आमोद प्रमोद विलासिता में राज्य की आय खर्च होती थी। असीमित खर्चे होने के कारण जनता की गरीबी बढ़ती जा रही थी, अनावश्यक दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, टैक्सेशन सिस्टम खराब था और दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी, जिसमें सामंतों के अलग न्यायालय, जनता के अलग न्यायालय और पादरियों के अलग न्यायालय। इस प्रकार से हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था होना किसी भी देश के लिए शुभ लक्षण नहीं था, जिसके कारण फ्रांस की जनता बुरी तरह से नाराज थी और उसने लुई 16वें के शासन तंत्र को उखाड़ फेंकने में पूरी ताकत लगाई, और जिसका परिणाम फ्रांस में फ्रांसीसी राज्य क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा कारण आता है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज आप जानते हैं, किसी भी देश के विकास में उस देश की अर्थव्यवस्था का अच्छा होना या बुरा होना महत्वपूर्ण कारक होता है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एवरी कंट्री, कि किसी भी देश के विकास में उस देश की आर्थिक स्थिति का अच्छा होना ही प्रगति का सूचक माना जाता है। लेकिन फ्रांस में 18वीं शताब्दी में लुई 16वें के शासनकाल में ऐसा नहीं था। फ्रांस की दयनीय आर्थिक दशा थी। दयनीय आर्थिक दशा होनी स्वाभाविक थी जब राजा महाराजाओं के असीमित खर्च थे, और उन असीमित खर्चों की वजह से फ्रांस का जो आर्थिक ढांचा था वो बुरी तरह से चरमरा गया था। टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, कर प्रणाली दूषित थी, जन साधारण से तो कर लिया जाता था लेकिन पादरियों सामंतों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, धार्मिक कर लिया जाता था। दूसरी चीज थी कि पदों के क्रय विक्रय की परंपरा थी। पादरी लोग अपने विशेष प्रभावशाली पदों को खरीदने और बेचने में यकीन रखते थे, यानी निर्वाचन क्षेत्रों में भी, जैसे अगर कहीं एमपी की पोस्ट है, अगर कोई पादरी उसे बेचना चाहे तो दूसरे व्यक्ति को वो पैसे में खरीद कर या उसे बेचकर पैसा प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति को दे सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था फ्रांस में थी। बजट का अभाव था। फ्रांस में सालाना या वार्षिक रूप से कोई बजट पेश नहीं किया जाता था, जिससे कि ये पता लगे कि राज्य का या देश का कितनी आय होगी, कितना खर्चा होगा, कितना लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में प्रयोग किया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा दोषपूर्ण कर प्रणाली थी, डिफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो सुविधा प्राप्त वर्ग के लोग थे, सुविधा प्राप्त वर्ग का मतलब क्या होता है, जिनको राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अधिकार अधिक मिले हुए थे, सामंत थे, पादरी थे, बड़े बड़े साहूकार थे, इन लोगों पर किसी भी प्रकार का राज्य की ओर से टैक्स नहीं लगाया जाता था, जबकि जन साधारण को टैक्सों के आधार, करों के बोझ से लादा गया था, जिसमें धार्मिक कर, जिसे कहते हैं नमक कर,
तो इस प्रकार के जो कर थे उससे जनता आक्रोशित थी, वो दबाव में पिस रही थी और जब तक दबाव जनता झेल सकी तब तक उसने दबाव झेला, लेकिन बाद में यही विस्फोट के रूप में फिर आगे आया जिसे हम 1789 की फ्रांसीसी राजक्रांति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नमक कर, साधारण जन साधारण पर फ्रांसीसी राजक्रांति के समय नमक कर लगाया गया था। नमक कर, साल्ट टैक्स। नमक के बारे में सब कहते हैं, वो माना जाता है कि नमक ऐसी चीज है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा गरीब तबका करता है। फ्रांस में गरीब वर्ग या असहाय निर्बल वर्ग पर भी नमक कर, धार्मिक कर और भी कई प्रकार के कर लगाए गए थे, जिससे जनता उन करों को झेलने में अक्षम थी, उसमें असंतोष पनप रहा था और जनता बहुत ज्यादा नाराज थी। तीसरी चीज थी धार्मिक स्थिति। फ्रांस में धार्मिक स्थिति भी 1789 की फ्रांसीसी राजक्रांति का प्रमुख कारण बनी। धर्म क्या? साधारणतया फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का राजधर्म था। यानी यूं कह सकते हैं कि बूर्बा वंशीय राजाओं ने फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च को अपना राजधर्म बनाया था, जबकि फ्रांस में अधिकांश रूप से प्रोटेस्टेंट लोग निवास करते थे। फ्रांस में अधिकांश रूप से प्रोटेस्टेंट लोग निवास करते थे और यहूदियों के साथ भी यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता था। प्रोटेस्टेंट निवासी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ईसाई धर्म के दो भाग हैं। एक पार्ट कहलाता है रोमन कैथोलिक, दूसरा भाग कहलाता है प्रोटेस्टेंट। और फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मानुयायियों की संख्या ज्यादा थी और बूर्बा वंश के द्वारा, राजाओं के द्वारा रोमन कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया था, जिससे प्रोटेस्टेंट हमेशा रोमन कैथोलिकों के प्रति नाराज रहते थे और साम्राज्य में निवास करने वाले जो यहूदी थे वो भी रोमन कैथोलिकों या शासकों की नीति से नाराज थे, जिससे जनता में धार्मिक असंतोष था। इसके अलावा पादरियों के पास असीमित अधिकार थे। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए धर्म से बहिष्कृत करने, जेल में बंद करने और उनके खिलाफ वारंट जारी करने का अधिकार पादरियों को था, जिससे जन साधारण वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त था। और इस असंतोष को दूर करने के लिए फ्रांस में साधारण जनता ने धार्मिक चीज थे, धार्मिक आधार था, उसके लिए उन्होंने फ्रांस के राजाओं का विरोध किया। तो ये था धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में मैंने आपको बता दिया जैसे कि रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इन दोनों में आपस में धार्मिक मतभेद था, धार्मिक विचारधारा अलग अलग थी, जिसके कारण कि यहूदी भी जो यहाँ पर निवास करते थे उनके ऊपर भी अत्याचार किए जाते थे। और इस कारण से फ्रांस में जो जनता धार्मिक रूप से त्रस्त थी, उस त्रस्तता का परिणाम ये हुआ कि एक बगावत फैल गई फ्रांस में कि निरंकुश बुर्बन शासन तंत्र को बदलने का या उखाड़ फेंकने का प्रयास होना चाहिए। चौथी चीज थी सामाजिक कारण या सामाजिक स्थिति। 1789 की फ्रांसीसी राजक्रांति के लिए सामाजिक स्थिति कहाँ तक जिम्मेदार थी? सामाजिक स्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उस समाज को बांधने के लिए, सामाजिक पहचान के लिए बहुत जरूरी होती है। हम आपको बता दें कि फ्रांसीसी राजक्रांति में सामाजिक कारण भी बहुत बड़ा कारण था। सबसे पहली बात थी कि फ्रांसीसी राजक्रांति के समय फ्रांस का सामाजिक ढांचा बहुत ही दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण किस आधार पर था? देखिए, समाज को स्पष्टतया दो भागों में बांटा गया था। एक था सुविधा प्राप्त वर्ग, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रिविलेज्ड क्लास। दूसरा था सुविधाहीन वर्ग, जिसे कहते हैं अनप्रिविलेज्ड क्लास। सुविधा प्राप्त वर्ग में समाज के तत्कालीन बड़े
उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग के लोग आते थे, जिसमें पादरी, सामंत, बड़े पादरी, न्यायाधीश, दरबारी सामंत, ये लोग इस श्रेणी में आते थे। सुविधाहीन वर्ग में थे मध्यम वर्ग के लोग, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इसके अलावा शिल्पकार, कारीगर, किसान, ये निम्न मध्यम वर्ग में आते थे। एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी राज्यक्रांति के समय फ्रांस का सामाजिक ढांचा विषमपूर्ण परिस्थिति में था। सामाजिक ढांचा दोषपूर्ण था। समाज दो भागों में बटा हुआ था, एक प्रिविलेज क्लास, सुविधा प्राप्त वर्ग, अनप्रिविलेज क्लास, सुविधाहीन वर्ग। सुविधा प्राप्त वर्ग में बड़े बड़े चर्च के पादरी, बड़े बड़े सामंत, न्यायाधीश और दरबारी सामंत आते थे, जो देश की जनसंख्या का कुल 1% थे, लेकिन देश की इनकम का 40% भाग इनके अधीन आता था। ऐसी सामाजिक विषमता फ्रांस में थी, जिसके कारण कि वहां पर 1789 की फ्रांसीसी राज्यक्रांति हुई। दूसरा सुविधाहीन वर्ग बताया था, जिसमें मध्यम वर्ग में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, बड़े बड़े व्यापारी, दार्शनिक वगैरह थे, लेकिन इन लोगों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार न होने के कारण, सामाजिक अधिकार न होने के कारण ये अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इस वर्ग ने आगे चल करके फ्रांस में क्रांति का नेतृत्व संभाला, जिसे हम दार्शनिक वर्ग कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं, फिलोसफर क्लास कहते हैं और इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं। ये इस तरह से था। और इसके बाद छोटे छोटे शिल्पी, कारीगर, किसान वगैरह भी थे। ये लोग भी अपने दूसरी श्रेणी में आते थे। इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। करों का बोझ सबसे ज्यादा इस वर्ग पर लगाया गया था और इस तरह से सामाजिक विषमता थी। इसके अलावा एक चीज और है, वो ये कि सामाजिक ताना बाना इस तरह से बुना गया था कि जनता दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। सामंत, पादरी बिना वेतन के अपने घरों में काम कराते थे, जिससे कारण कि सामान्य जन जीवन में लोगों का शासकीय वर्ग के प्रति एक आक्रोश पनपता जा रहा था और उसके कारण 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति का वातावरण तैयार हुआ। तो सामाजिक विषमता, जिसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर करों का बोझ लाद दिया जाता था, तेजार प्रथा का प्रचलन था, नमक कर जैसे कानून थे, समाज में मध्यम वर्ग को वोट देने का राइट नहीं था, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था। इस प्रकार से सामाजिक विषमता बहुत ज्यादा विद्यमान थी फ्रांस में। और पांचवा और अंतिम कारण है फ्रांसीसी राज्य क्रांति का, वो ये था बौद्धिक कारण, इंटेलेक्चुअल कारण, दार्शनिक कारण, बुद्धिजीवी कारण, जिसको आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि आज जो वर्तमान युग है उसमें आप देखते हैं कि मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, टेलीविजन देश में होने वाली घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि सब लोगों को देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी समाचार होते हैं वो मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। उसमें टेलीविजन की, इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो फेसबुक वगैरह आप जानते हैं उनसे, या समाचार पत्रों के माध्यम से, या रेडियो के माध्यम से, या अन्य जो संचार संसाधन है उनके माध्यम से हम देश के अंदर होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, प्रशासनिक घटनाओं की पूरी जानकारी लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति में 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति में
1789 की फ्रांसीसी राय क्रांति में 18वीं शताब्दी में बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण योगदान था। बुद्धिजीवी आप जानते हैं, समाज में प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और समाज में अन्य पत्रकार और मीडिया से जुड़े लोग, ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, जो कि समाज में कुरीतियों को समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ाने में ऐसा माना जाता है कि उनका योगदान होता है। 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बारे में कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में आलोचना की शताब्दी कही जाती है। आलोचना का मतलब क्या है? आलोचना का मतलब है किसी बात पर जब हम तर्क करते हैं तो उसके अच्छे और बुरे पक्ष को समान रूप से आलोचना करने को, उसे हम ये कहते हैं सम्यक आलोचना। यानी किसी भी पहलू के अच्छाई और बुराई को बिना किसी भेदभाव के जब हम समाज के सामने लाते हैं तो उसे आलोचना कहते हैं। जैसा समाज में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करना और समाज की मान्यताओं को मानना, ये अपने आप में दोनों अलग अलग चीजें हैं। समाज में अगर हम सामाजिक समरसता के लिए जिन सिद्धांतों, जिन बातों, जिन रीति रिवाजों को मानते हैं तो वे सार्थक प्रयास माने जाते हैं। लेकिन अगर हम गलत बात को ही प्रश्रय देते रहें, गलत सिद्धांतों को ही समाज में मनमाने के जोर देते रहें, तो वह स्वतंत्रता की बात नहीं होगी, बल्कि थोपा गया विचार होगा। यहाँ पर मैं बताना यह चाहता हूँ कि 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के दार्शनिकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था के खिलाफ अपने समाचार पत्रों के माध्यम से फ्रांस की जनता को बौद्धिक रूप से जागृत किया और बौद्धिक रूप से जागृत करके उन्होंने निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था के रूप में जो लेख लिखे, जो किताबें लिखी, जो नाटक प्रस्तुत किए, उससे जनमत में जो बदलाव आया उसे इंटेलेक्चुअल या दार्शनिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। या एक लाइन में यूं कह दे, 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के लिए फ्रांस के दार्शनिकों, कवियों, स्तंभकारों, गल्पकारों, लेखकों, उपन्यासकारों, पत्रकारों ने अपनी विचारधारा के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने के लिए जो प्रयास अपने साहित्य से किए, वे उनके द्वारा किए प्रयासों को बौद्धिकता के रूप में देखते हुए उसे बौद्धिक आंदोलन की संज्ञा दी जा सकती है। और ऐसा ही हुआ कि फ्रांस में निरंकुश फ्यूडल सिस्टम, निरंकुश राजतंत्रीय, निरंकुश राजा की व्यवस्था के विरोध में फ्रांस के दार्शनिकों ने, वकीलों ने, लेखकों ने, पत्रकारों ने जो अपनी कविताओं, पुस्तकों और समाचार पत्रों में लिखने वाले स्तंभों के माध्यम से जनमत को इस बात के लिए जागरूक कराया कि वे फ्रांस की निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और फ्रांस में प्रजातांत्रिक वातावरण के लिए मांग करते हुए अच्छे समाज की स्थापना करने में योगदान दें। तो इसके लिए फ्रांस के दार्शनिकों का साहित्य, उनके स्तंभ, उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। वे कौन कौन सी थी आपको बताते हैं। सबसे पहला दार्शनिक जो था वो था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था कानून की आत्मा, द लॉ ऑफ स्पिरिट। लॉ ऑफ स्पिरिट का मतलब ये है कि इसमें उसने बताया कि संविधान, राज्य जो है, कोई भी देश बिना कानून के, बिना नियम कायदे के नहीं चल सकता। जैसे परिवार में कायदे कानून होते हैं, उसी प्रकार से समाज में कायदे कानून होते हैं और देश के कायदे कानून होते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने
अपनी पुस्तक कानून की आत्मा में बताया कि किस प्रकार से लॉ ऑफ स्पिरिट के माध्यम से जनता को अपने कानून के प्रति उसके जानकारी होनी चाहिए और अपनी स्वतंत्रता के बारे में मालूम होना चाहिए। इससे जनमानस पर गंभीर प्रभाव पड़ा। दूसरा दार्शनिक था वोल्टेयर। वोल्टेयर ने पर्सनल फ्रीडम का वो समर्थक था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वो समर्थक था। व्यक्तिगत आधार पर उसने काम किया कि किस तरह से हमें अपनी जो पर्सनल फ्रीडम हमें ईश्वर से मिली हुई है उसके आधार पर काम करने का अधिकार, जीने का अधिकार किसी भी राज्य के वासी को होना चाहिए। इससे फ्रांस की जनता के दिमाग पर यह बात घर कर गई कि पर्सनल फ्रीडम इज मस्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। इसलिए जनता ने निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था के विरोध में प्रयास करके एक आंदोलन को आगे बढ़ाया जिसे 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। तीसरा था रूसो। फ्रांसीसी राज्य क्रांति का सबसे बड़ा जनक जो था वह था जे रूसो। रूसो ने सामाजिक समझौता नामक पुस्तक लिखकर उसमें ये बताया कि समाज यद्यपि महत्वपूर्ण है लेकिन समाज में से पहले हमें यह मानना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर के समाज बनता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पर्सनल स्वतंत्रता रखता है, फ्रीडम रखता है। इसीलिए उसने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी समाज रूपी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो कि आवश्यक भी है। यानी जब व्यक्ति होगा और व्यक्तियों का समूह होगा तो उस समूह में सुचारू गति बनाए रखने के लिए, आपसी साहचर्य सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ नियम कायदे हो। इसलिए वहां पर उसने लिखा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो चाहिए लेकिन सामाजिक समझौते को भी आधार बनाया जाना चाहिए। सामाजिक समझौता जैसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब लिख करके रूसो ने ये बताया था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। इसका मतलब ये है मनुष्य यद्यपि स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है और वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो ऐसे जो राजा हैं जिन्होंने कि आदमी की स्वतंत्रता पर जो बैन लगाया हुआ है उस बैन को समाप्त होना चाहिए, उस प्रतिबंध को समाप्त होना चाहिए और सामाजिक समझौते के आधार पर समाज को चलाया जाना चाहिए। तो ये रूसो के बारे में एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था, यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी राज्य क्रांति भी न हुई होती, क्योंकि रूसो के विचार इतने प्रासंगिक, इतने महत्वपूर्ण थे कि उन विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस की जनता ने फ्रांसीसी राज्य क्रांति के लिए ऐसा वातावरण बनाया कि जिससे निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था की नींव हेवती चली गई और फ्रांस में प्रजातंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त होता चला गया। इसके बाद था दीदरो, जिसको दीदरोट कहते हैं। यह भी एक समाचार पत्र का संपादक था। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी कि जनता के पास पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, राज्य के कानून तो हो लेकिन उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थान होना चाहिए। इसी तरह से हॉलवेस, जो कि क्रांति का पक्षपाती था, हॉलवेस का कहना यह था कि क्रांति किसी भी समाज में नई व्यवस्था को जन्म देने में सहायक होती है। इसलिए क्रांति का मतलब किसी चीज में परिवर्तन होना। क्रांति का मतलब परिवर्तन होना, मारकाट से नहीं, परिवर्तन से है, चेंज से है। क्रांति का मतलब चेंज, परिवर्तन, कोई चीज का बदलना, ये इसे हम क्रांति कहते हैं। साधारणतया हम इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि उस व्यक्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। तो क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि किसी चीज में आमूलचूल जब हम परिवर्तन या बदलाव देखते हैं तो उसे हम क्रांति की संज्ञा दे देते हैं। तो इसी प्रकार 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति भी इसी व्यवस्था का आधार थी। इसके बाद है हेल्वेशियस।
हेल्वेशियस जो था वो स्वतंत्रता का पक्षधर था, स्वतंत्रता का पक्षधर था। स्वतंत्रता का पक्षधर होने का मतलब क्या है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर राजा है तो वो ठीक है, नियम कानून है वो भी ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो है उसका एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, एक प्राकृतिक अधिकार है कि उसकी पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। तो इस तरह से 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों, कवियों, लेखकों, गल्पकारों, निबंधकारों, समाचार संपादकों और समाज के विभिन्न बुद्धिजीवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जो नई दिशा प्रदान की, जो उनके विचारों में परिवर्तन लाने का कार्य किया, वह फ्रांस के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसीलिए 18वीं शताब्दी में इस फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय दार्शनिकों के द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयास को बौद्धिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अब प्रश्न उठता है, इस राज्य क्रांति के क्या इफेक्ट हुए, इस राज्य क्रांति के क्या प्रभाव हुए। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, इस राज्य क्रांति के आगे चलकर के प्रभाव ये हुए कि फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई, फ्रांस के लिए संविधान बनाया गया, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया और इस तरह से यहाँ पर फिर राष्ट्रीय सभा का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय सभा के बाद व्यवस्थापिका सभा की सरकार आई, व्यवस्थापिका सभा की सरकार के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार आई, राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार के बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट काउंसिलेट की सरकार आई और काउंसिलेट की सरकार के बाद डायरेक्टरी की सरकार, फिर काउंसिलेट और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और इस तरह से फ्रांस में आगे चल करके अधिनायक व्यवस्था आई। लेकिन 1700 यहाँ पर टॉपिक जो था वो फ्रांसीसी राज्य क्रांति के कारण प्रभाव। तो प्रभाव में हम आपको इतना आपको भी सिर्फ याद रखना है कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के प्रभावों में सामाजिकता, समानता, भ्रातृत्व और प्रजातांत्रिक भावनाओं का उदय हुआ। फ्रांस का संविधान बनाया गया और राष्ट्रीय सभा की सरकार ने, और इस संविधान के आधार पर फ्रांस में शासन चला। यद्यपि कालांतर में आगे चल करके नेपोलियन बोनापार्ट का उदय भी इसी फ्रांस में हुआ जो अधिनायकवाद के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो 18वीं शताब्दी में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल या दार्शनिक कारणों के माध्यम से फ्रांस के जनजीवन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और लोगों में जो बदलाव आया, उससे 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने महत्वपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की और आगे चलकर के क्रमशः इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए समय समय पर आंदोलन और प्रयास चलते रहे। तो ये था आज जो हमने आज आपको बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 कॉजेज एंड इफेक्ट, फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 के कारण और परिणाम, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया। ये था आज आपका टॉपिक।